Assalamu alaikum to all. Myself, Dr. Sadiqullah, Assistant Professor, Department of Derma and Cosmetology, HMS Unani Medical College, Tumkur, Karnataka. Alhamdulillah, I am working as an Assistant Professor here since 2013. I am an alumni of Dr. Abdullah Unani Medical College. I passed by BMS in 2012. Then I completed my PG, MD Molijat at Government Nizamiya TP College in the year 2020. I am the first batch of ABGT entrance test. I got the first rank in Andhra Pradesh range, state range, and 7th rank in the Telangana state range, and won 17th rank all over India. And I am also a EC member of APUDA. It's a great pleasure to me. My batch is the second batch of KNRHS University of Telangana, Warangal. Before we starting the discussion about the physiology, how to crack the AAPGT exam is the first of our goal. हम लोग सब सोचते रहते हैं 100 मिनट्स में या 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस किस तरह करें, और 100 हमको दिखता रहेगा लेकिन हमको जिसमें कितना आता वो नहीं मालूम होगा। उसके एक इजीएस्ट वे याद रखिए जो हम भी फॉलो करें, लेकिन गलती मेरे से हुई वो आपसे नहीं होना बोल के बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग थोड़े क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं हर एंट्रेंस में, गन शॉट क्वेश्चंस या टारगेट क्वेश्चंस या डायरेक्ट क्वेश्चंस बोलेंगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस को पहले करिए, जिसको हम माना जाना है 100% हम ये सॉल्व कर सकते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं। इसको कैसा भी हम अटेम्प्ट करना ही है। नेक्स्ट ऑप्शन में आएगा 75% आपको वो आंसर मालूम रहेगा, 75% मालूम रहेगा, 25% नहीं मालूम रहेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लेके वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना चाहिए। और थर्ड में आएगा 50% आपको लग रहा कि ये क्वेश्चन मैं कर सकूंगा और इसका आंसर ये हो सकता, तो इसको भी 50% रिस्क लेके अटेम्प्ट करना चाहिए। और लास्ट वन 25% ही आपको पता है ये आंसर हो सकता, तो यहाँ पर ज्यादातर अटेम्प्ट ना करना ही बेहतर रहेगा। अगर अटेम्प्ट कर रहा तो बहुत ज्यादा रिस्क लेकर अटेम्प्ट करेंगे। और लास्ट वन ये रहेगा 0%, मतलब आपको कुछ भी पता ही नहीं ये क्वेश्चन, कहीं दूर दूर तक अंदाजा ही नहीं आपको ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के हूं, तो वैसे क्वेश्चंस मत अटेम्प्ट करिए। अब ऐसा रहता आपका माइंडसेट, अभी फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कोई लिखे रहा है तो उनको थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा। अगर वही फ्रेश अभी कोई लिख रहा है एग्जाम, तो वो यही सोच के रहेगा मैं 100 भी अटेम्प्ट कर दूंगा, और 100 भी अटेम्प्ट कर दूंगा और इसमें लगी तो लकी नहीं तो मक्खी, इस तरह रहेगा। लेकिन वही अपने को पता रहे 25%, 50%, 75%, 100%, मैं तो मशवरा ये दूंगा तो 50 to 100%, 50, 75, 100% अगर रहा तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, बाकी का छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मेरे मार्क्स जब मैं अटेम्प्ट किया था, डायरेक्ट क्वेश्चंस 280 मार्क्स आ रहे थे मेरे को, लेकिन मैं वो हिरिस बोलते हैं ना, आदमी को हिरिस ज्यादा रहते तो और मार्क्स आएंगे। अगर लग गया तो 4 मार्क्स आएंगे, चल गया तो 1 ही मार्क ना, ऐसा सोच के ही मैं किया। लेकिन जब रिजल्ट आते वक्त डायरेक्ट मेरे मार्क्स आ गए 204 पे, मतलब माइनस मार्क्स उतने ज्यादा हो गए। इसीलिए आप लोगों से अपील ये है कि और मशवरा है कि 50%, 75%, 100% आपको पता रहा तो अटेम्प्ट करिए, बाकी के छोड़ दीजिए। आज की क्लास में इंशाल्लाह बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी बोल के टाइटल तो हम दे दिए, लेकिन फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट, और इसमें हर सिस्टम्स इंक्लूड होगा, तो उतना एक क्लास में या 2-3 क्लास में खत्म करना नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी मैं जितना हो सका उतना मेरी कोशिश कर रहा हूँ, आई डू द माई बेस्ट। और ये आज की क्लास में इंशाल्लाह सिर्फ हम पढ़ेंगे सेल के बारे में।
अब ये सोचते रहेंगे बहुत से लोग, एग्जिट भी हो जाएंगे शायद, क्योंकि सेल, ये क्या पढ़ाएंगे सेल, लेकिन सेल के बारे में बारीकी चीजों को अपने को कंफ्यूजन आएगा, वो कंफ्यूजन में ही मार्क्स चले जाएंगे। वो इंशाल्लाह आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट नहीं करते हुए क्लास स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं मेरा वीडियो डिसेबल कर रहा हूँ और शेयर द स्क्रीन। मेरे को उतना टाइम नहीं मिला जो पीपीटी बनाने के लिए, लेकिन मैं एक छोटा सा वीडियो, एक 12 मिनट्स का है इंशाल्लाह, उसमें ही आप पूरा सेल स्ट्रक्चर और उसके कंपोनेंट, ऑर्गेनल्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मैकेनिज्म्स और सेल के जितने भी पर्टिकुलर्स हैं इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। और ओवरव्यू ऑफ सेल स्ट्रक्चर। सेल्स तो आपको पता है, इट इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग और एनी क्रिएचर्स। अब देखिए यहाँ पर न्यूक्लियस रहेगा, ये सेल है, ये 3D एनिमेशन है एक लिविंग क्रिएचर्स के अंदर। एक तो सेल मेम्ब्रेन रहेगा और उसके साथ में साइटोप्लाज्म रहेगा, और मेनली सेल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये तीन हेडिंग्स में हम सेल्स को पढ़ेंगे। उसमें सेल मेम्ब्रेन इज ए प्रोटेक्टिव शील्ड enveloping the cell body. This membrane separates the fluid outside the cell called as extracellular fluid and the fluid inside the cell called as intracellular fluid, ECF and ICF, extracellular fluid and intracellular fluid. That name indicates itself. The cell membrane is a semi-permeable membrane, so there is a free exchange of certain substances between the extracellular fluid and intracellular fluid. The thickness of the cell membrane varies from 75 arms to 111 arms. ये इसलिए है कि अब देखिए ये तो सेल मेम्ब्रेन के है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आने के चांसेस ये रहेगा कि थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन 75 आर्म्स टू 111 आर्म्स, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता एग्जाम। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन? ये 75 टू 111, बी 80 टू 90, सी 90 टू 100, इस तरह पूछा जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्ट मालूम होगा क्वेश्चन, आप वहां पर लिख दे सकते हैं 75 टू 111। और एक क्वेश्चन इसमें ये आएगा, कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये लास्ट ईयर्स में पूछ के है, कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली रहा 55% प्रोटीन्स रहेंगे, 40% लिपिड्स रहेंगे, 5% कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में। अब देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता, ये प्रोटीन्स, बी लिपिड्स, सी कार्बोहाइड्रेट्स, डी आर। और एक चीज यहाँ पर याद रखिए, क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर डिसाइड नहीं करना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद 4 जो ऑप्शंस देखे हैं उसको भी देखना जरूरी है। अब यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोल के 4 भी दे दिया, मतलब 4 के आंसर्स भी दे दिया, जैसे प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वन ऑल, तो यहाँ पर आंसर ऑल आएगा। इस तरह पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस में रहेगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। और इसका यूकैरियोटिक सेल, यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल्स इसको बोलते हैं जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता, जिसको यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, जिसको जैसा यहाँ पर न्यूक्लियस है इसलिए इसको यूकैरियोटिक सेल बोल रहे हैं। अगर बाजू के इसमें देखिए, जो प्लांट में हो या बैक्टीरिया में हो
और एक चीज मैं अभी बताऊंगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस रहेगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में विदाउट न्यूक्लियस रहेंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से रहेंगे, ज्यादातर बैक्टीरियास रहेंगे और इसके साथ साथ आरबीसी रहेंगे, ये याद रखिए। आरबीसी के अंदर ना तो न्यूक्लियस रहेगा और ना तो माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, ये दो चीज याद रखिए। आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहेगा, ये दो भी नहीं रहेंगे। तो आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स एग्जांपल्स, ये बैक्टीरिया, बी आरबीसी, सी डब्ल्यूबीसी, डी नन ऑफ द अबव। अब यहां पर यानी तो बैक्टीरिया भी आ गया, बी में आरबीसी भी आ गया, सी में ए एंड बी आएगा, सॉरी सी में ए एंड बी आएगा, लास्ट नन ऑफ द अबव है। तो आपका आंसर ये रहना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल एक आरबीसी रहेगा और एक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आंसर सी आएगा। सिर्फ हम प्रोकैरियोटिक सेल देखते ही डिसाइड नहीं कर देना या तो बैक्टीरिया तो आरबीसी, उसके नीचे का ऑप्शन भी देखना चाहिए ए एंड बी। अभी याद रखो, अगर दो चीज या तीन चीज से ज्यादा एक आंसर से रिलेटेड है तो ऑल ऑफ द अबव आता, या नहीं तो कॉम्बिनेशन में आता ए एंड बी, इस तरह। नेक्स्ट वही है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल्स रहेंगे लेकिन न्यूक्लियस नहीं रहेगा। विदाउट न्यूक्लियस इज नोन एज ए प्रोकैरियोटिक सेल। और एक बात, प्रोकैरियोटिक डू नॉट डिवाइड और सिंथेसाइज द एंजाइम्स, ये भी याद रखिए। प्रोकैरियोटिक डू नॉट डिवाइड और सिंथेसाइज द एंजाइम्स, एंजाइम्स को ही ये सीक्रेट नहीं करते। अगर सेल्स के वन बाय वन अगर देखा गया, मतलब सर ऑर्गेनल्स बोलते हैं, सेल्स के ऑर्गेनल्स अगर वन बाय वन देखें तो फर्स्ट उसका सेल मेम्ब्रेन रहेगा। सेल मेम्ब्रेन अभी आपको कंपोजिशन बताए, इसके साथ में एक क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया है, वो है लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन फॉर्म बाय ए फॉस्फोलिपिड्स, बी कोलेस्ट्रॉल, सी ए एंड बी, डी नन। इसका सॉल्व यह है, lipid layer of the cell membrane is composed by the phospholipids and cholesterol, दोनों से ही कंपोज हुआ था या फॉर्म हुआ था। फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल दोनों भी मिलकर लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो यहाँ पर आंसर ये रहेगा ए एंड बी, फॉस्फोलिपिड्स भी और कोलेस्ट्रॉल भी। शायद ये एनआईएम का क्वेश्चन एक टाइम पूछा गया था, लिपिड लेयर ऑफ द सेल इज फॉर्म बाय, इस तरह। नेक्स्ट वही सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म रहेगा। साइटोप्लाज्म के ऑर्गेनल्स तो आपको पता होंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा, वो ये रहेगा, ये देखिए, द ऑर्गेनल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन वेसिकल्स और द ऑर्गेनल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स। तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा, प्रिडिक्शन क्वेश्चन, the organelles without limiting membrane are A ribosome, B nucleus, C mitochondria, D secretory vesicles। तो यहाँ पर विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन दो ही चीज रहेंगे, वो है राइबोसोम, वन इज द राइबोसोम, सेकंड वन इज द साइटोस्केलेटन। ये दो में विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन रहेगा, ये दो याद रखिए, ऊपर के याद रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन राइबोसोम और साइटोस्केलेटन रहेगा। ये क्वेश्चन आ सकता, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर मालूम रहा तो कैसा भी घुमा उसको आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स में वही आप लोगों को पूरा पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, गोल्गी अपैरेटस रहेगा, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये सब लिमिटिंग मेम्ब्रेन्स रहेंगे। राइबोसोम और साइटोस्केलेटन विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन रहेगा। तो वन बाय वन इसको देखेंगे, जैसा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे।
अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहा जा रहा जिसमें ग्रैन्युलर राइबोसोम्स रहेंगे, इसकी वजह से ये रफ रहेगा, इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और वही आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे तो यहाँ पर विदाउट अटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स रहेंगे। तो क्वेश्चन ये बन सकता स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटाइन ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी नो राइबोसोम, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात चल रही, तो राइबोसोम नहीं रहेगा, तो आंसर आएगा सी नो राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। नेक्स्ट आएगा गोल्जी apparatus। ये बहुत मर्तबा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, जैसा कि गोल्जी apparatus, इसका और एक नाम गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट इन रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी में गोल्जी apparatus भी नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, गोल्जी apparatus प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट, ऑप्शन देखा गया तो ये आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट, डी ऑल। कभी भी याद रखिए गोल्जी apparatus रेड ब्लड सेल्स में नहीं रहेगा। कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकते, गोल्जी apparatus नॉट प्रेजेंट इन, इस तरह पूछेगा, तो आरबीसी इसका आंसर रहेगा। और इसके साथ में गोल्जी apparatus का और एक नाम है, वो है पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, इसका और एक सिनोनिम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, इसलिए कि ये सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स, वेसिकल्स और लाइसोसोम्स ट्रांसपोर्ट करेंगे एक सेल से और एक सेल तक, वो भी प्रोसेस एंड मेडिकल इन द फॉर्म ऑफ पैक्ड फॉर्म। जैसा आपने को एनवेलप कवर में जो भी पोस्ट आता पैक हो गए, उसी तरह यहाँ पर मटेरियल्स को एक सेल से दूसरे सेल्स को पहुंचाएंगे, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स भी बोलेंगे। और एक नाम भी इसका यह है शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल, शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी बोलेंगे गोल्जी apparatus। तो इसमें 3 क्वेश्चंस आ गए, एक तो आरबीसी में ये नहीं रहेगा और पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल रहेगा और शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ द सेल भी कहेंगे इसको। नेक्स्ट लाइसोसोम्स। Lysosomes are the membrane bound vesicular organelles found throughout the cytoplasm. The lysosomes are formed by Golgi apparatus. The enzymes synthesized in rough endoplasmic reticulum are processed and packed in the form of small vesicles in the Golgi apparatus. Then these vesicles are pinched off from Golgi apparatus and become the lysosomes. यहाँ पर lysosome का मेन फंक्शन यह रहता, जिसको और एक नाम यह है गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल। ये याद रखिए, एग्जाम में कभी भी पूछ सकते हैं। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज ए गार्बेज सिस्टम ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ देयर डिग्रेडेशन एक्टिविटी, डिग्रेडेशन एक्टिविटी। यहाँ पर डीएनए आरएनए का वीडियो चल रहा है, इसको मैं इंशाल्लाह आगे बताऊंगा, क्योंकि डीएनए आरएनए में भी अलग अलग कंपोनेंट्स रहेंगे, बेस रहेगा, उसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके पहले भी क्वेश्चंस आ गए हैं। ये जो 3D में दिखा रहे हैं वो न्यूक्लियस, और ये जो साइटोप्लाज्म में अभी बताए वो राइबोसोम्स है। ये राइबोसोम्स जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लार्ज हो रहे हैं, उस वजह से वो रफ रहेगा, उसी लिहाज से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। नेक्स्ट ऑर्गेनल अगर देखा जाए वो है पेरोक्सिसोम्स। ये आप सुने होंगे पेरोक्सिसोम्स, इसका और एक नाम है माइक्रोबॉडीज आर द मेम्ब्रेन लिमिटेड वेसिकल्स लाइक लाइसोसोम्स। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। अनलाइक लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स आर पिंच्ड ऑफ फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नॉट फ्रॉम द गोल्जी apparatus। ये याद रखिए, लाइसोसोम के जैसा पेरोक्सिसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते, लेकिन गोल्जी apparatus से नहीं। वही क्वेश्चन बन सकता, नॉट पिंच्ड फ्रॉम गोल्जी apparatus सेल्स आर ए राइबोसोम्स, बी लाइसोसोम,
सी पैराक्सिसोम्स, डी नन। तो यहाँ पर गाल्जी अपैरेटस से नहीं निकलने वाले सेल्स रहेंगे, वो सॉरी कंपोनेंट्स रहेंगे, वो है पैराक्सिसोम्स। इसका और एक नाम है माइक्रोबॉडीज। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी देखता, ये पैराक्सिसोम, बी माइक्रोबॉडीज, सी ए एंड बी, डी नन। तो पैराक्सिसोम भी माइक्रोबॉडीज भी एक ही रहेगा, तो आंसर यहाँ पर ए एंड बी आएगा। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को थोड़ा बोरिंग नहीं होना बल्कि दिखाया जा रहा, और इससे भी आप थोड़ा नॉलेज हासिल भी कर सकते हैं। जैसा ये वेसिकल्स निकल रहे हैं अभी, ये वेसिकल्स ही जाकर पैगोसाइटोसिस का अंजाम देंगे। वो आगे स्लाइड है, वो दिखाऊंगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट अगर ऐसे ही आगे बढ़े, पैराक्सिसोम के बाद माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें कम से कम 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो है द माइटोकॉन्ड्रिया इज ए रॉड और ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर विथ ए डायमीटर ऑफ 0.5 to 1 माइक्रोन। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा गया है, व्हाट इज द diameter of the mitochondria? It is a 0.5 to 1 micron, माइक्रॉन्स में रहेगा, और 0.5 से 1 माइक्रॉन तक रहेगा। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो आप लोगों को मालूम है, पावर हाउस ऑफ द सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। उनको भी बहुत वाला बता दिया तो पावर हाउस ऑफ द सेल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ये आएगा, अपोप्टोसिस। ये आप लोग सुने होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। अपोप्टोसिस इट इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के साइटोक्रोम्स मदद करेंगे। मेरे मुंह से जमा से बोलने लगा था कि नेमान ऐसा बोले जो पर ये रहा लाइसोसोम्स। अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें वो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इज आल्सो कॉल्ड एज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एनर्जी होती है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यहीं से ही अंजाम पाता। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आएगा राइबोसोम्स। Ribosomes are granular and small dart-like structures with a diameter of 15 nanometer. पर माइक्रॉन्स नहीं आएगा, 15 नैनोमीटर आएगा। राइबोसोम कंटेन ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये देखिए, राइबोसोम्स आर ए ग्रैनुलर एंड स्मॉल डार्ट-like structure with a diameter of 15 nanometers. Ribosomes are called protein factories because of their role in the synthesis of proteins. Protein factories is known as a ribosomes, not a lysosomes. क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता, प्रोटीन फैक्टरीज आर ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गाल्जी अपैरेटस। अब ज्यादातर दिमाग किधर जाएगा, प्रोटीन फैक्टरीज बोलते ही थोड़ा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ चल जाएगा। अगर कोई राइबोसोम्स भी पढ़ के रहे तो राइबोसोम और लाइसोसोम में कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन यह है, प्रोटीन फैक्टरीज आर द राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कंटेन्स आरएनए एंड प्रोटीन्स। ये भी याद रखिए, राइबोसोम्स में आरएनए भी रहेगा, प्रोटीन्स भी रहेगा। और क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता, राइबोसोम्स कंटेन ए डीएनए, बी आरएनए, सी
प्रोटीन्स, डी बी एंड सी। तो आंसर ये रहेगा आरएनए और प्रोटीन्स, बी एंड सी इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन आएंगे राइबोसोम्स के। नेक्स्ट अगर यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा वो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हमको देखना चाहिए वो है डीएनए वर्सेस आरएनए। अब ये तो अपने को पता रहेगा, डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड आएगा, डीएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड रहेगा। और इसके थोड़े से डिफरेंसेस है, जैसा कि फर्स्ट वन स्ट्रक्चर, डीएनए इज ए डबल स्ट्रैंडेड, इस तरह डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर रहेगा डीएनए में, और आरएनए इज ए सिंगल स्ट्रैंडेड नेक्स्ट उसके साइज में डीएनए इज ए लार्ज विथ बिलियंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और ये आरएनए इज स्मॉल विथ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट शुगर स्ट्रक्चर। शुगर स्ट्रक्चर में डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये याद रखिए, डीएनए हैज डीऑक्सीराइबोस शुगर। ये एग्जाम में भी पूछा है, डीएनए कंटेन्स विच शुगर, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। तो यहाँ पर आंसर ये रहेगा डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में रहेगा, राइबोस शुगर बेस आरएनए में रहेगा। आरएनए हैज ए राइबोस शुगर। और उसी के दौरान और इसके नाइट्रोजनस बेसेस रहेंगे, अभी आपको आएगा। लोकेशन डीएनए रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए इज लोकेटेड प्राइमरली इन द न्यूक्लियस। अगर वही आरएनए रहेगा आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द साइटोसोल एंड राइबोसोम्स में। नेक्स्ट मेन यहां पर आप ध्यान दीजिए, नाइट्रोजनस बेसेस दोनों के अलग अलग रहेंगे। जैसा कि यहाँ पर डीएनए में रहेंगे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन्स है एडेनिन एंड ग्वानिन, पिरिमिडिन्स है थाइमिन एंड साइटोसिन। वहां पर आरएनए में भी सेम रहेगा, प्यूरिन्स एडेनिन ग्वानिन सेम रहेंगे। पिरिमिडिन्स में थाइमिन की जगह यूरासिल आएगा आरएनए में। आरएनए में यूरासिल में जो आर है वो याद रखिए, आर फॉर आरएनए, यूरासिल फॉर आरएनए। डीएनए में थाइमिन रहेगा। ये दोनों डिफरेंस, कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता, डीएनए कंटेन एक्सेप्ट एडेनिन ग्वानिन यूरासिल थाइमिन, तो डीएनए में कभी भी यूरासिल नहीं रहेगा। तो आंसर यहाँ पर सी यूरासिल आएगा। वैसे ही आरएनए में भी आरएनए डू नॉट कंटेन करके पूछेगा, आरएनए डू नॉट कंटेन या आरएनए कंटेन एक्सेप्ट, सेम वही एडेनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन, इस तरह पूछेंगे। आरएनए आया तो याद रखिए यूरासिल रहेगा, थाइमिन नहीं रहेगा। अगर वही डीएनए आया तो थाइमिन रहेगा, यूरासिल नहीं रहेगा। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, एजीसीटी, वहां पर एजीसीयू आएगा। थाइमिन की जगह यूरासिल रहेगा आरएनए में। आरएनए डज नॉट हैव थाइमिन बट हैज यूरासिल इंस्टेड। न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए कंटेन, डीएनए आकर न्यूक्लियोप्लाज्म में रहेगा और न्यूक्लियो में आरएनए रहेगा। नेक्स्ट ये सेल डेथ, ये बहुत टाइम एग्जाम में पूछा है। अपॉप्टोसिस, इट इज ए प्रोग्राम्ड सेल डेथ।
अपोप्टोसिस इज ए प्रोग्राम सेल डेथ। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आरबीसीस है, आरबीसीस का लाइफ स्पैन रहेगा 120 डेज, 120 डेज के बाद वो खुद ब खुद डेथ हो जाएंगे, जिसको प्रोग्राम्ड डेथ बोलते हैं। आसान इसमें समझना चाहे तो अगर कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम फिक्स कर दिए, अब जैसा अब जूम मीटिंग चल रही, जूम मीटिंग 30 मिनट्स के लिए हम फिक्स कर दिए, 30 मिनट्स के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर एक प्रोग्राम डेथ रहेगा सेल के लिए। ये नॉर्मली अपने बॉडी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एक सेल डेथ होने के बाद और एक सेल रीजेनरेट होगा, ये अच्छा रहेगा अपने बॉडी के सेल्स के लिए। लेकिन नेक्स्ट और एक है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन्स इट इज ए ग्रीक वर्ड, मीनिंग ऑफ डेड is the uncontrolled and unprogrammed death of the cell due to unexpected and accidental damage। ये याद रखिए, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए अनप्रोग्राम्ड डेथ अगर कहीं आया वो नेक्रोसिस रहेगा, प्रोग्राम्ड डेथ अगर आया वो अपोप्टोसिस रहेगा। और यहाँ पर नेक्रोसिस का और एक नाम यह है सेल मर्डर। सेल murder because the cell is killed by extracellular or external events, that's why it's called as a cell murder. Which one? Necrosis one. And another one is called as a apoptosis. It is a programmed cell death under the genetic control. It also called as a cell suicide. सेल ही अपना खुद आप सुसाइड कर ले रहा। चलिए यहाँ पर सेल सुसाइड इज द अपोप्टोसिस, सेल मर्डर इज द नेक्रोसिस। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्रोसिस, ये तो कई रीजंस की वजह से होता है, जैसा कि इस्केमिक और इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कैंसर, इंजुरी, इन्फेक्शंस, इन सब में भी हो सकता नेक्रोसिस। वैसे ही अपने को अपोप्टोसिस भी बहुत सारी चीजों में होता। अबनॉर्मल अपोप्टोसिस होगा तो वो पैथोलॉजिकल कंडीशंस में शुमार करेंगे, जैसा कि इस्केमिक रिलेटेड इंजुरीज, ऑटोइम्यून डिसीज लाइक हीमोलाइटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, टेट्स, और न्यूरोडिजेनरेटिव डिसीजेस लाइक अल्जाइमर्स डिसीज, ये पूरे अबनॉर्मल अपोप्टोसिस में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट छोटी सी चीज ये है सेल ट्रांसपोर्ट। सेल ट्रांसपोर्ट मतलब यहाँ पर ये एक दूसरे से किस तरह ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है, वो सेल ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप्स रहेंगे, एक पैसिव मैकेनिज्म और एक्टिव मैकेनिज्म। ये तो दिखने में तो बहुत आसान दिख रहा, पैसिव एक्टिव बोल दे रहे हैं, लेकिन इसका डेफिनेशन देखिए, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक gradient or both is called as a passive transport. It is also known as a diffusion. ये तो आप बहुत सुने होंगे, कोई भी बुक में, पैथो में और सर्जरी में डिफ्यूजन पढ़े होंगे। इस पैसिव ट्रांसपोर्ट इज आल्सो नोन एज ए डिफ्यूजन और डाउनहिल मूवमेंट। अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा। डाउनहिल मूवमेंट याद रखिए, डाउनहिल मूवमेंट इट डज नॉट नीड एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Passive transport does not need energy anywhere. Passive transport is like swimming in the direction of water flow in the river. रिवर अगर रिवर में पानी के फ्लो जैसे जा रहा वैसे ही अगर रहा तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से मुशाबियत रखता। Here the substances move from region of higher concentration to the region of lower concentration. के हायर से लोअर की तरफ डिफ्यूज करता। ये याद रखो, इट्स डू नॉट नीड एनी एनर्जी फॉर द पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वन रहेगा, देखिए आप, ट्रांसपोर्ट the passive transport, another one is the active transport. Passive transport, it is automatic, no need of stimuli and no energy input required. यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्शन फ्रॉम
हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसीलिए इसको डाउन हिल ट्रांसपोर्ट बोले। डाउन हिल, ऊपर से नीचे की तरफ। ये रहा पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। नेक्स्ट वन इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस against the chemical or electrical or electrochemical gradient is called as the active transport. Reverse, it is a like swimming in the opposite direction of water flow in a river. जैसा कि आप फिश को देखे होंगे, फिश कभी भी ज्यादातर रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत पसंद करेंगे। जैसा यहाँ पर स्विमिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो इन ए रिवर, विच वन? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए अपहिल ट्रांसपोर्ट, नीचे से ऊपर की तरफ, अपहिल ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स एनर्जी। वन मोर important thing is it requires energy because of uphill, from downwards to uphill, upwards जाना है, नीचे से ऊपर तरफ जाना है तो उसको एनर्जी की जरूरत है। ऊपर से नीचे है तो अब मान लीजिए कोई चीज है, ऊपर से फेंक दो, इजीली नीचे तरफ आ जाएंगे। अगर वही चीज आपको उठा के नीचे से ऊपर की तरफ फेंकना रहा तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ती, वही है एनर्जी। वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको लगेगी। It requires energy. The energy is obtained mainly by breakdown of high energy compounds like ATP. नीचे से ऊपर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आयंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा। तो यहाँ पर ये भी याद रखो, एग्जाम में आपको पूछ सकता, नो नीड ऑफ एनर्जी किस में रहेगा? पैसिव में रहेगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको एनर्जी लगेगी। यही क्वेश्चन बताने के लिए ये वीडियो प्रेजेंट करना पड़ा है। वैस्कुलर इंट्रावैस्कुलर किस तरह होता, परमिबिलिटी वो दिखाएंगे ये क्लिप में। तो इतना याद रखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑटोमेटिक एंड नो नीड ऑफ एनर्जी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द नीड एनर्जी एंड दे वांट ए स्टिमुलाई। अब ये तो आप लोगों को स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्ट में वन बाय वन देखिए। इसको लेके हम खत्म करेंगे। यहाँ पर देखिए स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसमें फर्स्ट वन बल्क फ्लो रहेगा, एंडोसाइटोसिस रहेगी, एक्सोसाइटोसिस, ट्रांससाइटोसिस, फिल्ट्रेशन, ऑस्मोसिस। ये इसलिए बता रहा हूँ आपके एक तो नॉलेज के लिए है और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। वो है बल्क फ्लो, द डिफ्यूजन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो प्रेशर इज नोन एज ए बल्क फ्लो। ऐसे ही डेफिनेशन कभी देकर उसको क्या बोलते हैं बोल के पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो बल्क फ्लो का उसका नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स बल्क, हायर और लार्ज क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन ऑफ लो प्रेशर। नेक्स्ट एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में यहाँ पर 3 टाइप्स रहेंगे। वो है पिनोसाइटोसिस, आप लोगों को तो ये तो पता होगा, जो फैगोसाइटोसिस मालूम होगा आपको, लेकिन ये पिनोसाइटोसिस, ये याद रखिए, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस यहाँ पर एक वीडियो भी प्रेजेंट करेंगे इसके लिए। पिनोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस का मतलब नाम अदरवाइज कॉल्ड एज द सेल ड्रिंकिंग। सेल ड्रिंकिंग इज नोन एज ए पिनोसाइटोसिस। अच्छा इजी याद है ना, पीने का पानी पिनो, सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस। सेल्स का पीने को
पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। द मैक्रो molecules like bacteria and antigens enter the cells by pinocytosis। इस तरह यहां पर देखिएगा एंडोसाइटोसिस का ही एक टाइप रहेगा पिनोसाइटोसिस, सॉरी एंडोसाइटोसिस का ही एक रहेगा पिनोसाइटोसिस। रेसिप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस रहेगा, फैगोसाइटोसिस रहेगा और पिनोसाइटोसिस, ये तीन को मिलाकर एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। उसमें बल्क फेस एंडोसाइटोसिस इस तरह होएगा। आप सिर्फ इसका डेफिनेशन याद रखें तो भी काफी रहेगा एग्जाम के लिए। पिनोसाइटोसिस क्या है और फैगोसाइटोसिस, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए एक क्लिप प्ले की जा रही है। इस तरह अंदर तरफ जाकर वहां पर एक वैक्यूल टाइप में बन जाएगा और लाइसोसोम के जो प्रोटीन्स रहते हैं उसके मिलके उसको डिसॉल्व करेंगे, जो भी फॉरेन मटेरियल हो या कुछ बैक्टीरिया वायरस। नेक्स्ट फैगोसाइटोसिस, ये तो आपको पता है, फैगो मींस engulf, the process by which the particles larger than the macromolecules are engulfed into the cells is called as a phagocytosis। और इसका नाम और एक है सेल ईटिंग। वो किस तरह होता, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैक्टीरिया आया और वो फैगोसाइट्स के लिए, फैगोसाइट जा रहा जिसको एंगल्फ करने के लिए। और इसके एक रेसिप्टर्स रहते हैं, और रेसिप्टर्स के थ्रू दोनों में एडिशंस आएंगे, उसके बाद इसको बॉन्ड बनेगा वहां पर, जैसा कि इसमें दिख रहा। और सेल इसको अंदर की तरफ फैगोस कर लिया। लाइसोसोम के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं, फैगोलाइसोसोम इसको डिसॉल्व करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। ये रहा brief cell and cell components are transport system of the human body। Anything